नमस्ते, मैं हूं नटराज थिएटर ग्रुप एंड फिल्म प्रोडक्शन की डायरेक्टर। जैसा कि आपने पिछले नाटक कांड में मुझे बहुत सहयोग किया, किसी ने 500 रुपए का, किसी ने 1000 का, किसी ने 100 रुपए का। इसी तरह आपसे और भी सहयोग की उम्मीद है हमें, ताकि आप और हम रंगमंच से जुड़े रहें। आप अगले कुछ ही क्षण में नाटक एक रुका हुआ फैसला देखने वाले हैं और ये सब उस नाटक के कलाकार हैं। आपको नाटक के पहले और अंत में एक QR कोड मिलेगा, जिसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी राशि प्रदान कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। अब आप नाटक एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। जूरी के सम्माननीय सदस्यों, इस न्यायालय में आप सभी ने पूरे 7 दिन तक इस मुकदमे की अदालती कार्रवाई को सुना व देखा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि लड़के पर अपने बाप के कत्ल का इल्जाम, इस प्रकरण से संबंधित सभी गवाहों के बयान, प्रस्तुत साक्ष्य और तर्क आप सभी के सामने रखे गए। इस समय न्यायालय किसी निर्णायक निष्कर्ष तक पहुंचने में असमर्थ है। अतः आप सभी 12 जूरी सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस मामले की बारीकियों पर गहन विचार करें तथा सर्वसम्मति से एक निर्णय तक पहुंचने का प्रयास करें। न्यायालय को पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस उत्तरदायित्व का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। जाइए आप सब। किधर है? जी वो उस तरफ। जी शुक्रिया। आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए। अच्छा, एक बात पर गौर किया आप लोगों ने? मिस्टर, मैं हर चीज पे गौर करती हूँ। एडवर्टाइजिंग इज माय प्रोफेशन। इतनी गर्मी आज को अखबार देखा आप लोगों ने? साल का सबसे गर्म दिन है आज। और अगर आप नहीं बताते तो हमें पता ही नहीं चलता कि आज इतनी गर्मी है। गर्मी तो उस मुलजिम को लग रही होगी उस कटघरे के अंदर। बिल्कुल यार, यहाँ तो AC होना चाहिए था। ये पंखे क्यों नहीं चल रहे यार? बहुत गर्मी आज सच में। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? शायद हम लोगों को वोटिंग की जरूरत पड़ जाए, इसीलिए पहले से तैयार रहना ठीक होता है। कमाल है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है क्या? ये कैसा लग रहा है सब कुछ? जी मेरे विचार से तो काफी दिलचस्प रहा। दिलचस्प? मैं तो सो रहा था। जी मैं पहली बार आई हूँ ना, शायद इसलिए। पहली मर्तबा आई? मैं तो कई मर्तबा आया, लेकिन दिलचस्प जैसा कुछ नहीं लगा मुझे। बल्कि मैं तो इन वकीलों को देखकर हैरान हूँ, कैसे भूत चले जाते हैं ये, बहस पे बहस पे बहस पे बहस। चाहे केस मदाम हो या ना, जैसे कि ये वाला केस। अब आप ये बताइए मुझे, कहीं देखी इतनी लफाजी आपने? लेकिन मेरे विचार से तो उन्हें बोलने का अधिकार है। चलिए, है अधिकार, लेकिन कुछ मुद्दा भी तो होना चाहिए। मेरे ख्याल से इन बदतमीज और उज्जड़ बदमाश लड़कों को ठोक पीट कर सही कर देना चाहिए, ताकि आगे किसी को परेशानी ना हो। हमारा कितना वक्त बचेगा और पैसे भी। क्यों, क्या ख्याल है साहब? शुरू किया जाए और जल्द से जल्द खत्म। मेरे ख्याल से हम लोगों को बहुत सा काम हो, नहीं? ठीक है, पर मेरे ख्याल से 1-2 मिनट और। एक जनाब अंदर बाथरूम गए। अरे साहब, वो भी आ जाएंगे। आप जरा जल्दी शुरू कर दीजिए ना। वो दरअसल मैंने बुड्ढा हुआ तेरे बाप के टिकट ले रखे। ओ, अरे वो सुना है उसमें बच्चन साहब का काम बहुत शानदार
ठीक है, हम शुरू कर देते हैं। भाई साहब, हेलो भाई साहब, आपको आप बैठेंगे नहीं क्या? हमें शुरू करना है। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। प्लीज टेक योर सीट। बड़ा मुश्किल होता है इस बात पे यकीन कर पाना कि एक बेटा अपने ही बाप को मार डाले। जिसे खून करना तो रोजमर्रा का काम हो गया है। आपको पता है क्राइम रेट क्या है इस साल? अगर आप इन फिगर्स को एनालाइज करते तो आपको पता ओहो, लेकिन इसमें कसूर किसका है? सरकार का, जो ऐसे घटिया तबके को दुनिया भर की रियायतें दी जा रही है ताकि इन लोगों से वोट हासिल हो सके। लेकिन अब आप भी बताइए, इससे होगा क्या? गंदा खून गंदा ही रहेगा। ये साले सबके सब आपस में लड़ लड़ेंगे और इन लोगों की यही एक सजा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। भाई साहब, वो बुजुर्ग पर अभी भी अंदर ही है। अच्छा, हाँ, आप प्लीज जरा दरवाजा खटखटा दीजिए, प्लीज। अच्छा भाई साहब, वो भाई साहब सुनिए ना, आपने बुड्ढा का दरबार देखी? नहीं तो हॉलीवुड फिल्म में तो देखी होगी। जी नहीं, इन सब चीजों के लिए समय कब मिलता है? सही है। आ जाइए, आ जाइए। जनाब, आप ही का इंतजार हो रहा है, हम सब बैठ चुके हैं। आइए बैठिए, हमें शुरू करना है। बिल्कुल बिल्कुल, माफ कीजिएगा, आप लोगों को इंतजार करवाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, बैठिए। आइए यहाँ बैठिए। शुक्रिया। तो ठीक है, अब हम सभी पूरे हो चुके हैं, तो अब हम फाइनली शुरू करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस केस ने काफी गंभीर रूप ले लिया और इस केस को मद्देनजर रखते हुए अदालत एक ऐसे फैसले पर पहुंची है कि 12 लोगों की एक ऐसी जूरी गठित की जाए जो पेशे से वकील ना हो बल्कि अलग अलग व्यवसाय से। इसीलिए आप सभी को यहां बुलाया गया है। पर ध्यान रहे, मुलजिम पर कत्ल का इल्जाम है। अपने बाप के कत्ल का इल्जाम। कत्ल का इल्जाम फौजदारी के मुकदमे में सबसे संगीन आरोपों में गिना जाता है। इस मुकदमे से जुड़े सारे बयान और सारी गवाहियां आप सभी सुन चुके हैं। एक शख्स मर चुका है और दूसरे की जिंदगी का फैसला आप सभी के हाथों में है। अब आप सभी एक साथ बैठकर इस मुकदमे की बारीकियों पर गौर करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी माकूल शक नजर आता है और जो दलीलों की कसौटी पर खरा उतरता है, तो आप बेकसूर का फैसला सुना सकते हैं। पर अगर आप मुलजिम को कसूरवार ठहराते हैं, तो ऐसी सूरत में रहम की कोई भी सिफारिश मंजूर नहीं करी जाएगी और मुलजिम को सीधा फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाएगा। अब आप लोगों का जो भी फैसला हो वो एक मत होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी पूरी संजीदगी और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। एक बात और, फैसला पूरा हो जाने तक आप में से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। आप किसी से मिल भी नहीं सकते, फोन करने और सुनने की भी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इसे क्लियर टू एवरीवन? यस। तो ठीक है, अब आप जैसे चाहें इस मुकदमे की बारीकियों पर गौर फरमा सकते हैं। मैं यहां कोई खास नियम नहीं बनाना चाहता। एक तरीका तो यह है कि इस केस से जुड़े सारे पॉइंट्स पर हम पहले बहस करें और फिर वोटिंग कर लें, या तो हम पहले वोटिंग कर लें ताकि हम सभी को पता चल जाए कि हम सब कहां खड़े हैं। माफ कीजिएगा, मेरा ख्याल है कि पहले वोटिंग की जानी चाहिए। हाँ, पहले वोटिंग कर लेते हैं, शायद हम 5 रुपए छुट्टी पा जाए। वो तो आप सभी पर निर्भर करता है, पर एक बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा, उस लड़के पर कत्ल का इल्जाम है। अगर हम सब मिलकर उसे कसूरवार ठहराते हैं, तो ऐसे में उस लड़के को हम फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। अरे ये बात हमको पता है। ठीक है, तो वोटिंग ही कर लेते हैं भाई साहब। हाँ हाँ, पता तो चले और किधर है। तो ठीक है, तेरा पर क्या हमें
में से कोई ऐसा है जो वोटिंग नहीं करना चाहता? अच्छा, ओके 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 फाइन। तो जैसा मैंने पहले कहा, वोटिंग एक मत से होनी चाहिए। 12 के 12 लोगों की एक राय लाजमी है, कसूरवार या बेकसूर। तो अब जो लोग कसूरवार के पक्ष में अपना वोट देना चाहते हैं वो अपने अपने हाथ उठा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बेकसूर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 11 कसूरवार और एक बेकसूर। शिट, एक न एक निकल ही आता है। अब क्या किया जाए? मेरा ख्याल है कि बातचीत। सुनिए साहब, क्या आपको वाकई लगता है कि लड़का बेकसूर है? मुझे कुछ पता नहीं। सुना आपने? 7 दिन अदालत में बहस सुनने के बाद हुजूर फरमाते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं। बिल्कुल ठीक। जनाब, आप कायदे की बात कीजिए। आप भी हमारे साथ अदालत में थे, आपने भी सारे पॉइंट सुने हैं। ये आदमी एक खतरनाक कातिल है, क्या ये चीज आपको मालूम नहीं है? आदमी? अरे उसकी उम्र महज 19 वर्ष की है। हाँ मालूम है। 19 बरस भी बहुत होते हैं। कोई ना समझ बच्चा नहीं था वो। उसने अपने बाप का खून किया है। उसके सीने पे 4 इंच गहरा खंजर घुपा है। 4 इंच। क्यों? बिल्कुल साफ जाहिर है। मुझे तो शुरू में ही समझ आ गया था। बात नहीं समझा। ये तो दूध का दूध और पानी के पानी जैसी बात है। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। 20 तरीकों से हम आपको ये चीज साबित कर चुके हैं और अब आप दोबारा चाहते हैं कि वही सब चीजें हम आपको दोबारा दोहराएं। जी नहीं, फिर आप चाहते क्या है? मैं बस इस मामले पर बातचीत करना चाहता हूँ। 11 लोग इस मामले में एक राय लिए बैठे हैं। किसी को भी दोबारा जरूरत महसूस नहीं हुई सिवाय आपके। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप वाकई में उस लड़के की बात पे भरोसा करते हैं? मुझे पता नहीं कि मैं भरोसा करता हूँ या नहीं, शायद नहीं करता। लेकिन बेकसूर वोट देने का क्या मतलब है आपका? देखिए, 11 के 11 लोग उसे कसूरवार ठहरा चुके हैं, लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं कि मैं फौरन अपना हाथ उठा दूं और उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दूं। अरे तो कौन कहता है कि हमारे लिए आसान है? कोई नहीं, क्योंकि हमने हमारे हाथ फौरन उठा लिए इसलिए। मैं कहता हूँ लड़का कसूरवार है। आप लोग चाहो तो 100 साल तक बातचीत करते रहे, पर मेरा दिमाग नहीं बदल सकते आप। देखिए, आपका दिमाग बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर किसी लड़के की जिंदगी का फैसला करने के लिए बैठे हैं, जो कि 5 मिनट में तो नहीं किया जा सकता। मान लीजिए हम लोग गलत हो तो? मान लीजिए हम गलत हो तो ये क्या बात हुई भाई? मान लीजिए कि सारी की सारी बिल्डिंग मेरे सर पर गिर जाए, तो माना तो कुछ भी माना जा सकता है ना। और वैसे फैसले में कितना वक्त लगता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम 5 मिनट सोच भी लें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि 1 घंटे सोच लेते तो उससे भी क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी मिस्टर, आपकी फिल्म 6:30 बजे शुरू होती है। ओके, मतलब एक एक्स्ट्रा टिकट है मेरे पास, चलिए भी आप भी मेरे साथ। ओहो, ठीक है, शांत हो जाइए सर। सर, आपको बातचीत ही करनी है ना, तो ठीक है, हम बातचीत कर लेते हैं। चलिए मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहिए। जी मैं जी कुछ भी नहीं। देखा, जी मैं 1 घंटे का वक्त देने को तैयार हूँ। मैं आप लोगों को एक लतीफा सुनाता हूँ। एक लड़की डॉक्टर की क्लिनिक में दाखिल हुई। उसके बाद क्या हुआ? जी, उसके बाद। देखिए, हम यहाँ पर आपका लतीफा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। अच्छा, तो फिर आप ही बताइए किस लिए बैठे हैं? मुझे नहीं पता। हो सकता है कि इसकी कोई वजह ना हो, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि हम यहाँ पर किसी लड़के की जिंदगी का फैसला करने के लिए बैठे हैं, जिसकी जिंदगी अब तक ठोकरें खाकर गुजरी, तकलीफें सहकर गुजरी, दुनिया भर की बेइज्जती और धुतकार मिली है उसे। उसकी परवरिश
शहर के सबसे गंदे इलाके में एक निचले तबके में हुई। मात्र 9 वर्ष की उम्र में उससे उसकी मां छिन गई और जब उसका बाप एक चोरी के इल्जाम में 1 वर्ष की सजा काट रहा था, तब ये लड़का किसी यतीम खाने में अपने दिन काट रहा था। अब किसी की जिंदगी की ऐसी शुरुआत खूबसूरत तो नहीं कही जा सकती। आप सभी लोग सारी बातों से वाकिफ हैं। आप सबने सारी बातें सुनी। इन तमाम तकलीफों में उस लड़के ने अपनी जिंदगी के 19 वर्ष बिताए। हो सकता है कि 20 पूरे भी ना कर सके। मेरे ख्याल से उसके प्रति हम कुछ शब्दों के कर्जदार तो हैं। That's all. सुनिए मिस्टर, मुलजिम पर मुकदमा बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से किया गया है। एक मुकदमे पर कितना खर्च होता है मालूम है आपको? ये तो उस लड़के की तकदीर अच्छी है कि सरकार की तरफ से उसे एक वकील दिया गया है। मैं इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ। इनका तो आवा का आवा ही खराब है। इन लोगों की किसी भी बात पर यकीन कर लेना सरासर बेवकूफी है। इन सालों की तो पूरी कौम ही पैदाइशी झूठी है। जनाब आली, मुझे अभी अभी ये महसूस हुआ है कि आपकी जानकारी काफी महदूद है। ये क्या कह रहे हैं आप? आप क्या सोचते हैं सच क्या है? इसका इल्म सिर्फ आपको है। आपने सच्चाई का ठेका ले रखा है क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ठीक है ठीक है, यहाँ कोई सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है कि आप अपना उपदेश देंगे। बैठ जाइए। ठेका? मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की बहस की कोई जरूरत है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, कम से कम हमसे सभी लोगों की तरह बर्ताव करने की उम्मीद तो की ही जा सकती है। और अगर बहस करना ही है तो उन मुद्दों पर, उन सबूतों पर बहस करते हैं जो मुकदमे में पेश आए हैं। जी बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल से इनका सुझाव काफी अच्छा है। अगर ये महाशय हमसे सहमत नहीं है तो इसकी वजह बताएं। हो सकता है कि इन्हें कोई गलतफहमी हो जो हम सभी मिलकर दूर कर सके। क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये कोई चित्रकारी करने का समय है? आई एम सॉरी, ये कुछ ना कुछ करते रहने की ना मेरी पुरानी आदत है। इनफैक्ट इससे मुझे सोचने में हेल्प मिलती है। मैडम, हम सब यहाँ किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हैं। ओके, आई एम सॉरी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हो सकता है किसी काम का हो। क्यों ना हम इन साहब को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम सब सही हैं और ये गलत। और ऐसा है तो हम अपनी अपनी बात कहने के लिए 1-2 मिनट का वक्त ले सकते हैं। और अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा हो और अच्छा आइडिया। गुड गुड गुड। तो तय रहा, हम इन सर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हम सभी के पास 2-2 मिनट का समय हो। चलिए पहले आपसे शुरू करते हैं सर। मुझसे? जी जी नहीं, हमें अपने सीरियल नंबर ही शुरू करना चाहिए। मसलन 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है ठीक है। सीरियल नंबर से शुरू करते हैं। मैम आपकी बारी। मैं क्या बोलूं? दरअसल शब्दों में कहना जरा मुश्किल है। मेरे विचार से तो लड़का दोषी है। किसी ने और कुछ साबित भी तो नहीं किया। किसी को और कुछ साबित करने की जरूरत भी नहीं होती। उसकी जिम्मेदारी तो प्रोसिक्यूशन की होती है और मुलजिम को कुछ नहीं कहना होता। यही कानून है। वो तो ठीक है। मेरा मतलब ये था कि मुझे लगता है कि लड़का दोषी है। किसी ने उसे खून करते देखा और अरे बस बहुत हो गया, काफी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं कहना चाहूंगा बिना किसी जाति जज्बात के। मैं सिर्फ सबूतों की बात करूंगा जो कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। सबसे पहले तो हम उस बूढ़े को लेते हैं जो ठीक उस बिल्डिंग में उस कोली के नीचे रहता है जहां कत्ल की वारदात हुई थी। कत्ल की रात, मेरा मतलब है रात के करीबन 12:10 पर इसको ऊपर से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें उसे बाप और बेटे के झगड़ने की लगी। उसे कुछ समय बाद उसने किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी। वो बूढ़ा दौड़कर गेट खोला और उसने देखा, उसने लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा। उसे कुछ समय बाद उसने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस को
ऊपर की मंजिल से एक लाश मिली जो ठीक उसके बाप की थी और जिसके सीने पे 4 इंच गहरा खंजर घुमा हुआ था। मौत का समय आधी रात के आसपास का बताया गया है। बिल्कुल ठीक। तो देख लीजिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं जानता हूं उसकी उम्र महज 19 बरस है, लेकिन जो जुर्म उसने किया है उसकी सजा उसे हर हालत में मिलनी ही चाहिए। That's all. गुड पॉइंट्स। लड़के ने अपने बचाव में जो बयान दिया है वो मुझे निहायत ही कमजोर नजर आता है। उसका कहना है कि जिस रात कत्ल हुआ वह एक फिल्म देख रहा था, जबकि उसके 1 घंटे बाद मुझे ये भी नहीं मालूम था उस फिल्म का नाम क्या था, उस फिल्म में कौन कौन काम कर रहा था, और ऐसा कोई गवाह भी नहीं है जिसने उसे हॉल के अंदर या बाहर आते जाते देखा हो। और वो औरत जो रेलवे लाइन के पार बिल्कुल वो सामने वाले मकान में रहती है, अगर उस औरत की गवाही उस लड़के को कातिल साबित नहीं करती तो फिर कोई भी नहीं कर सकता था मिस्टर। बिल्कुल ठीक, सिर्फ वही एक 30 कत्ल की चश्मदीद गवाह। एक सेकंड, अपने अपने सीरियल नंबर से बात करते हैं। 1 मिनट। एक औरत है जो अपने कमरे में बिस्तर पे लेटी हुई थी, लेकिन गर्मी की वजह से उसे शायद नींद नहीं आ रही थी, तो उठती है और जाकर अपने कमरे की खिड़की खोलती है और बाहर झांकती है और देखती है कि वो लड़का अपने बाप को चाकू मार रहा है। और ये सब उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से देखा। जी, कोई कैसे इतना यकीनी तौर पर कह सकता है कि ये वही लड़का है? वो औरत उस लड़के को बहुत अच्छी तरीके से जानती है और उसे पहचानती है। उस औरत ने अदालत में कसम खाकर ये बयान दिया मिस्टर कि उसने लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा है। एक मिनट, अदालत में एक चीज अच्छी तरह से साबित हो चुकी है। यदि डिब्बों की रोशनी बुझी हो और डिब्बे खाली हो तो खिड़कियों के पार क्या हो रहा है वो आसानी से देखा जा सकता है। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुझसे? जी, जरूर पूछिए। अगर आप उस लड़के की बात का यकीन नहीं करते तो उस औरत की बात का आप यकीन कैसे कर सकते हैं? आखिर वो भी तो उसी तबके की है जिस तबके का वो लड़का है। आप बहुत बड़े खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ? बहुत बड़े खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ? सुनिए मिस्टर, कह देता हूँ आपसे, अपना ये खलीफा पद कहीं और जाके झाड़िए, अरे ठीक वरना है। आपकी हालत बिगाड़ दूंगा। ठीक है, शांत हो जाइए। बैठे दीजिए। बैठिए बैठिए, क्यों इंसान की बातों से परेशान होते हैं? झगड़े के तो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाएंगे सर। प्लीज जगह की मर्यादा बना के रखिए। आप सब भी बैठ जाइए प्लीज। ठीक है, अब आगे और कौन बात करना चाहता है? आपका नंबर है सर। जी मुझे अभी कुछ नहीं क्या। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कहिए। मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जो भी कहना है कहिए। दरअसल मैं इस कत्ल की वजह ढूंढ रहा था। मुझे शुरू से यकीन हो गया था कि उस बिल्डिंग के लोगों ने जो गवाही दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि घटना वाले दिन, मेरा मतलब है यही करीब शाम को 7 बजे दोनों बाप बेटे के बीच मारपीट वगैरह हुई थी। यही करीबन 7-8 बजे। मैं गलत भी हो सकता हूँ। 7 नहीं 8 बजे। बिल्कुल ठीक, 8 बजे। उस मंजिल के लोगों का कहना था कि उन्होंने उस कमरे से कुछ ऊंची आवाजें सुनी थी। लेकिन बहस का मुद्दा क्या था? बाप बेटे आपस में क्यों झगड़ रहे थे, ये उन्होंने नहीं सुना। उसके ठीक बाद उन्होंने 2 थप्पड़ों की आवाजें सुनी जो कि बाप ने अपने बेटे को मारे थे। उसके ठीक बाद उन्होंने लड़के को गुस्से में घर से बाहर जाते हुए देखा। अब इससे क्या साबित होता? साबित तो कुछ नहीं होता, पर ये पूरी घटना भी इस तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। मैं आपसे बस यही बात कहना चाहता हूँ। मैंने आपसे ये कब कहा कि इससे कुछ साबित होता जी है? नहीं, शायद आप ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि इससे कत्ल की वजह साबित होती है। नहीं। वेल, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठोस वजह हो सकती है। ये लड़का अब तक की उम्र में अपने बाप से इतने थप्पड़ खा चुका है कि उसे ये सब रोजमर्रा की बात हो गई। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2 थप्पड़ों की वजह से वो लड़का कत्ल करने पर उतारू हो जाए। आई थिंक ही इज डेफिनेटली राइट। हमें इनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वो आखिरी थप्पड़ हो जहाँ जब्त की इंतहा हो जाती है। आखिर हर चीज की एक हद हुआ करती है। एब्सोल्युटली राइट, ये भी हो सकता है। चलिए सर, आपकी बारी। जी मैं जी हाँ, सीरियल नंबर के हिसाब से आपकी बारी आ गई।
मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। मेरा कहना है लड़का कसूरवार है। आप लोग चाहो तो उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। 10 साल की उम्र में उसने अपने टीचर को पत्थर मारा, जिसके लिए उसे बच्चों की अदालत में सजा दी गई। और 15 साल की उम्र में वो हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, रिफॉर्मेटरी स्कूल में भर्ती किया गया। उसने कहा चुराई, दम समझिए, और चाकूबाजी में उस्ताद है। तो आप लोगों को पता ही है। भाई साहब, आप ही देख लीजिए, इतना काबिल और बनाया आपका वो लड़का। 5 साल की उम्र से अब तक उस लड़के ने अपने बाप से मार खाई हो, रोजाना बिना नागा किए, और एक आध थप्पड़ नहीं, उसका बाप लात दूसरे तक मारता था उसे। मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता उस कमीने लड़के के साथ। क्या आप उस मारपीट को उस कत्ल की वजह नहीं कहेंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बस इतना कहूंगा कि उस मारपीट की वजह से ही ये लड़का इतना झगड़ेल और गुस्सैल किस्म का आदमी बन गया। आजकल के तो सारे लड़के ही ऐसे हो गए हैं, गुस्से, झगड़ालू। क्या करेंगे आप? सुनिए मिस्टर, कुछ नहीं कर सकते आप। बदतमीज हो गए हैं ये लौंडे, इन्हें बात तक करने की तमीज नहीं है। जब मैं इस लौंडे की उम्र का था ना, तब अपने बाप से आंख तक मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। आज तो कोई मिलेगा आपको ऐसा? माफ कीजिएगा, आजकल के पिता शायद इस बात की जरूरत भी महसूस नहीं करते। जरूरत महसूस नहीं करते? बाल बच्चे हैं तुम्हारे? जी हाँ, 2। मेरा भी एक बेटा था जो मुझे लगता है हम लोग एक बार फिर भी मतलब की बात करने लगे। सीधी सी बात यह है कि हम यहाँ यह तय करके बैठे हैं कि लड़के ने कत्ल किया है या नहीं किया है। उसकी परवरिश कैसे और कहाँ हुई, इसका कारण ढूंढने की हमें जरूरत नहीं है। उसकी परवरिश एक निचले और पिछड़े तबके में हुई है, इस बात को हम नहीं बदल सकते। इस माहौल में केवल अपराध और अपराधी ही जन्म लेते हैं, ये मैं जानती हूँ, आप सब भी जानते हैं। इस बात से सारी दुनिया वाकिफ है। इस माहौल में जन्मे हुए बच्चे हमारे सभ्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। लिहाजा ये मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इस माहौल में सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही पैदा होती है, और लिहाजा मुझे गंदगी से कोई हमदर्दी नहीं। वैसे भी ये साले सब के सब नाली के कीड़े हैं। लिसन मिस्टर, मेरी पूरी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजरी है। सुनिए मिस्टर, एक मिनट, मैं इसी गंदे माहौल में जिया हूँ, इन्हीं गंदी नालियों में खेला हूँ। शायद उसकी बू अब तक मेरी सांसों में बची है। तो क्या मैं भी एक कीड़ा हूँ? सुनिए मिस्टर, अरे यार, खामखा बुरा मान रहे हैं। इनका मतलब आपसे नहीं था। अरे इसका मतलब मुझसे ही है। बदतमीजी मत करना, तेरी हालत बिगाड़ दूंगा। अरे! एक बार कमेंट नहीं हो जाएगी तेरी। शांत बैठिए। इसको बिठाइए आप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बैठिए। शांत रहिए। क्या कर रहे हैं आप सब? बैठ जाइए। बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए। यार शांत रहिए। हे भगवान। चलिए भाई साहब, आपकी बारी है, आप बोलिए। क्या मेरी बात? जी, मुझे लगता है कि आप लोग मुझे ये बताएंगे कि लड़का कसूरवार क्यों है। यही तय हुआ था। यस यस, यू आर राइट। जी हाँ, यही तय हुआ था। माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था। नहीं जान, आप बोलिए। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? जिन साहब की वजह से हम सब यहाँ पे फंसे पड़े हुए, क्यों ना इन्हीं से पूछ लिया जाए ये क्या चाहते हैं। नहीं, हम जो तय कर चुके हैं उसी कायदे से हमें चलना है। कायदा? कौन सा कायदा, कैसा कायदा? ये क्या आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? बच्चों वाली बात मैं कर रहा हूँ। और नहीं तो क्या? हेलो मिस्टर, क्या कहना क्या चाहते हो आप? क्या मतलब क्या? बच्चों वाली बात मतलब कि बच्चों वाली बात? ये सब जो मैं संभाल रहा हूँ, यहाँ जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, ये आपको बच्चों वाली बात लग रही है? बिल्कुल बच्चों वाली बात लग रही है ना आपको? तो ये रही कुर्सी, आप संभाल लीजिए। देखता हूँ किस तरीके से संभालते हैं आप। अम्मा क्यों खामा बुरा मान रहे? चलिए बैठा भी जगह पर। देखो मिस्टर, मुझे मेरी जगह मत बताना, मैं आ जाऊँ क्या अपनी बात? अरे आप छोड़िए भी, आप भी क्या बच्चों वाली। अरे आई एम सॉरी, मेरा मतलब बहुत मामूली सी बात है। मामूली सी बात? मैडम आपको भी ये मामूली सी बात लग रही है ना? तो आप आ जाइए,
हाथ संभाल लीजिए और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं चला ही जाता हूँ। आप बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं है। बैठिए भी। साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जमे रहिए जमे रहिए। बैठिए। देखिए, आप सभी मुझे मेरा काम करने दीजिए और आप सब चुपचाप अपना काम करिए, शांति से। क्या मुसीबत है यार। मैं जो महसूस करता हूँ उसे अभी कह दूं तो मुझे कोई एतराज नहीं। सर, आपको जो कहना है कहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं हर रोज कोर्ट की कार्यवाही देखता रहा, हर सबूत और गवाह को सुनता रहा। इस मामले में मुझे हर एक आदमी इतना निश्चित, इतना श्योर नजर आ रहा था कि मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। माफ कीजिएगा यदि मेरे शक का कोई मतलब न हो, लेकिन मुझे लगा कि बचाव पक्ष का वकील ज्यादा काबिल नहीं। उसने बहुत सी बातें अपने हाथ से जाने, तमाम छोटी छोटी बातें। कौन सी छोटी मोटी बातें? छोटी मोटी बातें ये वकील लोग पूछते कहाँ हैं? क्योंकि इनके जवाब तो इन लोगों के पास पहले से ही होते। और फिर डर भी तो होता है कि कहीं पूछते वक्त इन लोगों से कोई गलती ना हो जाए। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है ये वकील कमजोर और बेवकूफ तो है। इट्स पॉसिबल। लगता है जनाब की मुलाकात मेरे बहनों ही से हो चुकी है। मैं बार बार खुद को उस लड़के की जगह पर रखकर सोचता रहा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मैं उसकी जगह पर होता, मेरा मतलब है कि अगर मेरी जिंदगी यूं दांव पर लगी होती, तो मैं चाहता कि मेरा वकील प्रोसिक्यूशन का डटकर मुकाबला करे, उसकी धज्जियां उड़ाए, कम से कम उसकी कोशिश तो करे। प्रोसिक्यूशन की पूरी बुनियाद सिर्फ 2 गवाहों पर टिकी हुई है। मान लीजिए वो गलत हो तो? एक मिनट। मान लीजिए वो गलत हो तो इससे क्या मतलब है आपका? फिर तो किसी को कोई गवाह रखने की जरूरत ही क्या है? देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो केवल इंसान है और इंसान से गलतियां होती हैं। नो, आई डोंट थिंक सो। क्या आपको वाकई लगता है कि उनसे गलतियां नहीं हुई होंगी? वेल, नाउ लिसन। कोई भी आदमी इतना निश्चित नहीं हो सकता। ये कोई साइंस नहीं है जहाँ हर चीज निश्चित हो। बिल्कुल ठीक, ये कोई साइंस नहीं है जहाँ हर चीज निश्चित हो। अब जरा सबूतों की बात कर ले। उस चाकू के बारे में बात कीजिए ना, जो आपके से भले भाले से नन्हे मुन्ने से लड़के ने अपने बाप के सीने में घोंपा था। उसकी बात क्यों नहीं करते आप? ठीक है, उसी चाकू के बारे में बात कर लेते हैं। जी, आप वो चाकू मंगवाइए प्लीज। एक सेकंड। वो चाकू यहाँ मंगवाने की क्या जरूरत है? हम सब पहले ही उसे बहुत अच्छे से देख चुके हैं। क्या ख्याल है आपका? सबूत के तौर पर मुकदमे में जो चीजें पेश की जा चुकी हैं, इन्हें देखने का पूरा हक। खैर, अब आइए जरा एक मिनट उन सबूतों पर भी बात कर लेते हैं जो मुकदमे में पेश आए हैं। सबूत नंबर 1। लड़का इस बात का इकरार कर चुका है कि कत्ल वाली रात वह अपने घर से बाहर निकला था, अपने बाप से झगड़कर। जी, झगड़कर नहीं, मार खाकर। झगड़ने और मार खाने में बहुत अंतर होता है। ओके, बहुत मार खाकर, ठीक है। सबूत नंबर 2। घर से निकलकर ये लड़का सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां से उसने ये बटन वाला चाकू खरीदा था। स्विच नाइफ कहते हैं उसे। यस, स्विच नाइफ। सबूत नंबर 3। ये स्विच नाइफ या बटन वाला चाकू जिसे आप सब देख चुके हैं, कोई मामूली चाकू नहीं है। सबूत नंबर 4। वो दुकानदार जिसने इस चाकू को उस लड़के को बेचा था, वो भी अदालत में पहचाना जा चुका है। उसका कहना है कि इस किस्म का चाकू उसके पास केवल एक ही था और उससे पहले या बाद में ऐसा चाकू उसके पास कभी आया ही नहीं। सबूत नंबर 5। रात के तकरीबन 8:45 पर इस लड़की की मुलाकात अपने 3 दोस्तों से होती है एक होटल में। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी हाँ, शर्त यह ठीक है।
जरा गौर से सुनिए इनकी बात। इन्हें पता है बात किस तरह की जाती है। आप प्लीज करें। हाँ, तो लड़के की मुलाकात अपने 3 दोस्तों से होती है 9:45 तक, तकरीबन 1 घंटा। इस दौरान ये लड़का अपने तीनों दोस्तों के साथ ही रहा और इन तीनों लड़कों ने उस चाकू को उस लड़के के पास देखा। सबूत नंबर 6, इन तीनों लड़कों ने अदालत में इस चाकू को पहचाना है और ये भी इकरार किया है कि ये वही चाकू है जिसे उस रात उन लड़कों ने उस लड़के के पास देखा था। सबूत नंबर 7, रात के तकरीबन 10 बजे ये लड़का अपने घर पहुंचता है। बस यहीं से लड़के की कहानी में और पुलिस के बयान में फर्क पैदा होता है। उसका कहना है कि घर वापस आने के बाद वो 11:30 बजे तक अपने घर पर ही रुका। उसके बाद एक नाइट शो फिल्म देखने चला गया और फिल्म देखकर जब वो वापस आया तो 3-3:15 बज चुके थे। घर वापस आकर उसे अपने बाप की लाश मिली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाँ, और उसके बाद उस चाकू का क्या हुआ? किसी ने सोचा? उसके लिए भी उस लड़के ने अपनी तरफ से एक छोटी लेकिन निहायत ही खूबसूरत कहानी इजाद कर ली थी कि उसकी जेब फटी हुई थी और फिल्म के लिए आते या जाते वक्त उसकी उस फटी हुई जेब से वो चाकू कहीं गिर गया और उसे उसने दोबारा कहीं नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी बहुत ही कमजोर कहानी है। नाइट शो फिल्म रात के 9:30 या 9:45 बजे तक शुरू हो जाती है। लोग इंटरवल के बाद भी फिल्म देखने जा सकते हैं और अगर फिल्म लंबी हो तो भी ज्यादा से ज्यादा 1:30 बजे तक खत्म हो जाती है। आराम के साथ पैदल चलकर ये लड़का अपने घर 2:15 या 2:30 बजे तक पहुंच सकता था, लेकिन वो पहुंचा 3:15 बजे। इतना वक्त उसे क्यों और कहां लग गया, इसके लिए भी उसके पास मासूम सा जवाब कि मैं चाकू ढूंढता रहा। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए एक बात साफ तरीके से कही जा सकती है कि उस रात वो लड़का फिल्म देखने गया ही नहीं। फिल्म का नाम क्या था उसे पता ही नहीं। उस फिल्म में कौन कौन काम कर रहा था ये भी उसे याद नहीं और ऐसा कोई गवाह भी नहीं जिसने उसे हॉल के अंदर या बाहर आते जाते देखा हो। अब जो कुछ भी हुआ इस तरह से हुआ होगा कि उस रात वो लड़का अपने घर पर ही था। बाप के साथ एक बार फिर झगड़ा हुआ और इस बार गुस्से में आकर उसने अपने बाप के सीने में चाकू मार दिया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन घर से निकलते वक्त उसे एक बात अच्छी तरह से याद है। उसने चाकू के हत्थे से अपनी उंगलियों के निशान पूरी तरह से साफ कर दिए। ख्याल से काफी तेज है। शुक्रिया। इस मुकदमे से हर जुड़े शख्स ने इस चाकू को देखा है। अब आप बताइए कि ये चाकू उसकी फटी हुई जेब से कहीं गिर गया, रात चलते किसी अजनबी ने उसे उठाया, लेकर लड़के के घर गया और यूं ही मजाक मजाक में उसके बाप के सीने में मार दिया। जी नहीं, लेकिन ये सच भी तो हो सकता है। सचमुच उसकी जेब फटी हो और उस फटी हुई जेब से वो चाकू कहीं गिर गया हो और किसी दूसरे व्यक्ति ने ठीक वैसे ही चाकू से उसके बाप का कत्ल कर दिया। ये भी तो मुमकिन है। जरा आप इस चाकू को गौर से देखिए। देखिए आप सब, ऐसा चाकू मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही उस दुकानदार ने। अब आप सब बताइए कि ऐसा ही चाकू उस रात कोई और इस्तेमाल कर रहा था। इतना बड़ा इत्तेफाक आपको नामुमकिन नहीं लगता? नामुमकिन लगता जरूर है, लेकिन मुमकिन भी तो हो सकता है। और मैं कहता हूं कि मुमकिन कभी नहीं हो सकता।
बैठिए प्लीज। बैठ जाइए, बैठ जाइए। टहलते टहलते मैं उसी इलाके में पहुंच गया जहां पर कत्ल की वारदात हुई। बस उसी इलाके में एक छोटी सी दुकान पर 30 रुपए में ही मिल गया। क्या आप जानते हैं ऐसा चाकू बेचना या खरीदना कानून के खिलाफ है? जी हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने कानून तोड़ा। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया आपने। ऐसे ही 10 चाकू हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? यही कि ठीक ऐसे ही 10 और चाकू हो सकते हैं। हाँ मालूम है, ऐसे ही 10 चाकू हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है तुमने। वैसे ये आश्चर्य की बात है कि बिल्कुल वैसा ही चाकू मिल गया। आचार्य की क्या बात है? आपको लगता है इससे कुछ साबित होता है? मैं तो बस अपनी बात कहती हूँ। हाँ ठीक है, अपनी बात कह दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपके इस भोले भाले से लड़के ने ये चाकू क्यों खरीदा? उसका कहना है हाँ कि मालूम है, क्या कहना है उसका? अपने किसी दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा। अच्छा ये बताइए, आपके इस लड़के ने ये चाकू कब खरीदा? अपने बाप से पिटने के 1.5 घंटे बाद, और 3:15 बजे यही चाकू उसके बाप के सीने पे घुसा हुआ मिला। हाँ, अपने दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा, लेकिन फिर भी वो देखना चाहता था इसकी दांत तेज या नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मेरा ये सवाल उन सवालों में से एक है जिसे मैं अदालत में पूछना चाहता हूं। यदि उस लड़के ने ये चाकू अपने बाप का कत्ल करने के लिए लिया था, तो कत्ल से ठीक 2 घंटे पहले अपने 3 दोस्तों के पास उस चाकू की नुमाइश करने के लिए क्यों गया? ये सब बकवास है और है झूठ बोल रहा है, और ये बात तुम भी जानते हो। क्या आपको वाकई लगता है कि उस लड़के ने झूठ कहा है? बिल्कुल। मिस्टर, क्या आपको भी यही लगता है कि उस लड़के ने झूठ कहा है? क्या बेवकूफी वाला सवाल है? बेशक उसने झूठ कहा है। आपका क्या ख्याल है? आपको भी यही लगता है? उससे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा जवाब आप जानते हैं। उसने झूठ बोला है। ठीक है मिस्टर, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि शायद साहब, एक सेकंड। आप हैं कौन? हाँ, रिश्तेदार हैं, वकील हैं उस लड़के के। खामखाया सबका एग्जामिनेशन शुरू कर दिया है आपने। अभी भी हम 11 लोग हैं जिनकी एक ही राय है कि लड़का कसूरवार है। हाँ, यहाँ किसी का दिमाग नहीं बदल सकते आप, और आप अब भी अड़े रहना चाहते हैं तो अड़े रहिए। ये फैसला आज नहीं होने वाला। ठीक कहते हैं आप। इस तरीके से तो ये फैसला आज नहीं होने वाला। तो फिर आप चाहते क्या है कि हम रात भर यहीं बैठे रहे? हमारे लिए तो सिर्फ एक रात होगी, लेकिन उस लड़के की तो सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे भाइयों, किसी के पास ताश की गड्डी है क्या? आई नीड पेशेंस। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाकू यहाँ मंगवाने का मतलब क्या था। सीधी सी बात है कि लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा गया है। और क्या सबूत चाहिए आपको? खामखा बहस किए जा रहे, वहां पर मेरा धंधा चौपट हो रहा है। जो भी करना है जल्दी कीजिए मिस्टर, और छुट्टी दीजिए सबको। सुनिए मिस्टर, चाकू की बात बहुत अहमियत रखती है पूरे केस में। पूरा एक दिन सरकारी वकील इसी पर खर्च कर चुका है। सरकारी वकील चीज क्या है? जुम्मा 8 दिन तो हुए नहीं होंगे उससे वकालत किए हुए। आखिर जानता है कितना वो 50वां या 60वां असिस्टेंट होगा। सरकारी वकील। मेरा आप सभी के लिए एक सुझाव है। जी। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से वोटिंग की जाए, लेकिन वोटिंग सीक्रेट तरीके से होगी। आप 11 के 11 लोग इस बार वोट डालेंगे। मैं वोटिंग में हिस्सा नहीं लूंगा। अगर अब भी आप में से 11 के 11 लोगों की एक ही राय है कि लड़का कसूरवार है, तो मैं अकेला खड़ा नहीं रहूंगा और हम अभी कसूरवार का फैसला लेकर अदालत में चले जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप में से किसी एक ने भी बेकसूर के पक्ष में अपना वोट डाला, तो आप सभी को यही रुकना होगा और बातचीत जारी रखनी होगी। कहिए, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है, हमें वोटिंग करनी चाहिए। कीजिए। तो ठीक है, मेरा सबकी मंजूरी है, हम वोटिंग कर लेते हैं। एक काम करिए सर, इधर आइए। ये स्लिप आप सब में बांट दीजिए।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम किस नतीजे पर पहुंचे। कसूरवार। कसूरवार। 2 कसूरवार। 3 एक और कसूरवार। 4 कसूरवार। 5 कसूरवार। 6 हो गए। कसूरवार। 7 मुझे गिनती करने दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। कसूरवार। 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 अरे अरे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुनकर जाते हैं। बोल दीजिए। रेडी? क्या हुआ? फिर वो निकल रही है। ये बेकसूर। दिखा दिया ना किसने अपना हरामीपन। सुनिए, कौन है वो गद्दार? बताइए मुझे उसका नाम। वोटिंग सीक्रेट थी, मैं नाम नहीं बता सकता। सीक्रेट? क्या मतलब आपका सीक्रेट? मुझे पता है ये वाहियात हरकत कौन कर सकता है। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया। पहले तो आपने हम सबके साथ मिलकर कसूरवार का वोट दिया, फिर किसी समाज सुधारक की बातों में आके कि ये लड़का कितना बेचारा है, कितना गरीब है, मजबूरी में आके इसे कातिल बनना पड़ा, वगैरह वगैरह सुन के आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आपने अपना वोट बदल दिया। जी मैंने। अरे हद होती है बदतमीजी की। आप आदमी है क्या क्या बोल? इनके समाज सुधारक समिति में चंदा क्यों नहीं देते तो तुम? अरे ये आपको समझता क्या है? छोड़िए इसे, क्या आगे मुझसे मुझसे ऐसी बात करने का मेरी हालत में क्या हुआ? शांत होकर बैठिए। बैठ जाइए। और आप क्या ऐसे बार-बार खड़े हो जाते हैं? बैठिए उधर। बैठ जाइए। तो धंधे हो जाएगी यहाँ करके। अरे शांत हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। किसी किसी को गुस्से में जल्दी आ जाता है। गुस्सा? बिल्कुल है गुस्सा। यहाँ हम कातिल को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वो लायक है, और अचानक यहाँ किसी का भाषण शुरू हो जाता है और हमें सुनना भी पड़ता है, तो गुस्सा नहीं आएगा? अजी छोड़िए भी। अजी क्या छोड़िए? यहाँ एक कातिल को छोड़ने की साजिश की जा रही है, जो कल सड़कों पे घूमता हुआ नजर आएगा। मैं तो कहता हूँ कि ये चाकू क्यों से देते हैं, ताकि आगे किसी को परेशानी ना हो और इसका काम भी आसान हो जाए। अब खामोश हो जाइए और बैठ जाइए आप प्लीज। बैठ प्लीज। ठीक है, अब बात ही कर लेते हैं। क्या कोई कुछ कहना चाहेगा? माफ कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। फरमाइए। हमारे देश में प्रजातंत्र है। भारत का हर नागरिक, चाहे वो उत्तर का हो या दक्षिण का या भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हो, उसे अपनी राय रखने का पूरा हक है। यह हक उसे संविधान ने दिया है। आप कहना क्या चाहती हैं कि वो बेकसूर है? इस मामले में मैं आपके साथ हूँ, जैसा कि हमारे यूपी में हमेशा से ओफो, मुझे आ रही थी। कहाँ भटक रही हैं आप? यहाँ कोई नॉर्थ साउथ का कन्फर्टेशन नहीं हो रहा जो अपना उपदेश दे रही है। और आपने अपना वोट क्यों बदला? आपका कैसा पता कि मैंने अपना वोट बदला है? आपकी बातों से साफ जाहिर होता है। ओफो जनाब आली, वोट उन्होंने नहीं, मैंने बदला है। लो सुन लो, ए क्या जानना नहीं चाहते इसकी वजह? नहीं, मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको उसकी वजह। वजह बजती है क्या? अरे इनको नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, आप प्लीज बोलिए। शुक्रिया। ये जनाब हम सबके खिलाफ अकेले खड़े हुए हैं। इन्होंने ये नहीं कहा
मुकर्रम नहीं, इन्हें अभी कोई शक नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि इतने लोगों के खिलाफ अकेले खड़ा होना, सबकी शिकायती नजरों का सामना अकेले करना कोई आसान काम नहीं है। भले ही किसी अच्छे काम के लिए हो, इन्होंने एक जुआ खेला किसी सहारे की तलाश में, जो मैंने इन्हें दिया। इनके मकसद का मैं एहतराम करता हूँ। मेरी नजर में लड़का अब भी कसूरवार है, लेकिन मैं कुछ और बातें भी जानना चाहूंगा। तो फिलहाल वोटिंग के सूरत हाल 10 के मुकाबले 2। बुढ़ा फुसड़ कहीं का। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आपको कोई अभी नहीं इस तरह से चले जाने का। अरे रहने दीजिए, आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंच सकती। आइए आप बैठिए। आप लोगों का खत्म हो गया, होता आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़ सकते हैं? वो साहब अंदर चले गए, अब जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक हम शुरू नहीं कर पाएंगे। बैठो। चलिए कुछ समय का टी ब्रेक। सेल्समैन है। जी मैं आर्किटेक्ट। ओ, वैसे शक्ल से तो आप सेल्समैन नजर आते हैं। काफी धीरज है आप, बर्दाश्त। मुझे एक बात बताइए, आपको यहाँ बैठे बैठे मजा आ रहा है क्या? हाँ मगर सबका टाइम खराब कर दिया। वो लड़का कसूरवार है मान लीजिए, और सबको जाने दीजिए। मेरे बैठे बैठे कमर दुखने लगी है। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ बैठे बैठे दुखे या फिर सिनेमा हॉल में? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ फंस गया। कितना टाइम लगेगा हमें? पता नहीं, सिगरेट लेंगे आप? जी नहीं। एक बात बताइए भाई साहब, आपको सच में लगता है कि लड़का बेकसूर है? पता नहीं, हो भी सकता है। देखिए, आप ये बात आपके जहन में उतार लीजिए कि लड़का कसूरवार है, और अपना और दूसरों का वक्त जाया करना बंद करें। आप अगर खुद को उस लड़के की जगह पर रखकर सोचें तो आपको भी पता चल जाएगा। देखिए भाई साहब, मैं एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन हूँ, ज्यादा सोचने समझने की मुझे आदत नहीं है। और सच में अगर उस लड़के ने अपने बाप का कत्ल किया हुआ होगा तो चलिए टी ब्रेक समाप्त हुआ, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। मिस्टर आप भी, हम कंटिन्यू करते हैं। तो सब विराज चुके हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। क्या कोई कुछ कहना चाहता है? जी मैं कुछ कहना। सॉरी आप बोलिए। इट्स ओके, आप बोल लीजिए, मेरा बीच में बोलने का कोई इरादा नहीं था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बोलिए। ओके, थैंक यू। दरअसल मैं जो कहना चाहता हूँ वो एक मामूली सी बात है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लड़के के पास उसके बाप के कत्ल करने का कारण था मिठाई वगैरह। खैर, मान लीजिए कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल नहीं किया है, तो किसने किया है, क्यों किया है, क्या मकसद रहा होगा उसके पास कत्ल करने का? मेरा मतलब है कोई यूं ही बेवजह उठकर किसी का कत्ल करने नहीं चले जाता है जब तक कि वो पागल ना हो। मेरे हिसाब से ये एक वैलिड पॉइंट है। देखिए, हम यहाँ पर ये तय करने के लिए बैठे हैं कि लड़का बेकसूर है या नहीं। ये तय करने के लिए नहीं कि उसके बाप का कत्ल किसने किया है, क्यों किया है। अरे ये जानना हमारा काम नहीं है भाई, ये जानना तो पुलिस का काम होता है। इंसाफ का कहना बिल्कुल ठीक है। लड़के के बाप का कत्ल हुआ है, लेकिन लड़की ने नहीं किया, तो फिर किसने किया? सुपर शराबिता बच्चा आप किसी आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के घटिया मजाक की कोई जरूरत है। अगर आप लोगों के पास बात करने के लिए लतीफों
मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि सही मायने में लड़के का बाप कोई सही आदमी नहीं था। I mean, आदर्श नागरिक नहीं था। शराब बहुत पीता था और पीकर लड़ाई झगड़े भी बहुत करता था। एक बार उसका झगड़ा एक औरत के पीछे एक आदमी से हुआ, जिसमें उसने उस आदमी का हाथ तक तोड़ दिया था। मेरे ख्याल से उसका कत्ल करने वाला उन तमाम लोगों में से कोई एक हो सकता है जो उसके साथ जेल में थे। क्या लफाजी है, हमें मालूम है कि उसका बाप एक बेकार किस्म का आदमी था, लेकिन उसकी कहानी क्यों सुना रहे आप? देखिए, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मुझसे सवाल किया गया था जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ, बस। इन मोहतरमा ने इनसे डायरेक्ट सवाल किया था, डायरेक्ट। यहाँ पर हर आदमी वकील बना बैठा है। मेरा एक और ख्याल है कि जो आपका सिर्फ ख्याल है और जो असलियत है उनका क्या होगा? आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वो बूढ़ा जो नीचे रहता है, उसने उसकी गुस्से से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे, इसका क्या मतलब है? और उसके 1 सेकंड बाद उसने किसी की धम से गिरने की आवाज सुनाई दी थी। और उसके 15 सेकंड बाद उसने उस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए देखा था। इसका क्या मतलब निकालेंगे आप? किसी आवाज का पहचानना इतना आसान नहीं, खास तौर से चीखती हुई आवाज को यकीनी तौर पर पहचानना, वो भी नीचे वाली मंजिल से। मुझे नहीं लगता कि ये आसान बात है। मुझे लगता है कि उस बुढ़े से जरूर कोई गलती हुई है। उसने ऊपर से आती हुई कुछ आवाजें सुनी और ये तय कर लिया कि ये उसी लड़के की आवाज है। कमाल है, बूढ़े ने लड़के के बाप के गिरने की आवाज सुनी और उसके 15 सेकंड बाद यह तय कर लिया कि उसने उसको भागते हुए देखा। बूढ़े ने लड़के को भागते हुए देखा। 1 मिनट, और उस सामने वाली औरत को भी ना भूलिए, उसने लड़के को चाकू मारते हुए देखा है। उसने देखा क्या ये आपके लिए काफी नहीं है? जी नहीं, फिलहाल मेरे लिए ये काफी नहीं। हद होती है, लगता है हम किसी डेड फोन पर बात कर रहे हैं। 1 मिनट, उस औरत ने उसे कत्ल करते हुए देखा था, एक गुजरती हुई रेलगाड़ी की खिड़कियों से। रेलगाड़ी में 9 डिब्बे थे और आखिरी के 2 डिब्बों की खिड़कियों से उसने उसे कत्ल करते हुए देखा था। इतनी छोटी छोटी और मामूली चीजें उसे याद कैसे रही? अब ये मेरी समझ के तो बाहर है कि आप सब इस बात पे यकीन कैसे करते हैं। कहिए कहिए, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ जम नहीं रहा। हाँ, तो जब जम जाए तब बता दीजिएगा। आप सुडोकू खेल रही हैं? आप भी खेलेंगे? ये लीजिए। क्या कोई ये बता सकता है कि एक औसत रफ्तार से दौड़ती हुई लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? यहाँ पर कोई बच्चों का खेल नहीं हो रहा। तुम अपने आप को समझते क्यों? हाँ? बच्चों का खेल तो तुम खेल रहे हो हमारे साथ। जब से ये आदमी यहाँ पर आया है, यहाँ पर एक लड़के की जिंदगी का सवाल है मिस्टर। तुम अपने आप को समझते क्यों? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे क्या छोड़िए, हिम्मत तो देखिए इसकी, एक झापड़ मारूंगा ना। फिर खड़े हो गए, बैठो। बैठ जा जल्दी। चलिए, बात खत्म हो गई। माफी मंगाइए इससे। अरे ठीक है, मांग ली माफी। बैठ जाइए, शांत रहिए। हाँ, वो लोकल ट्रेन के बारे में क्या कह रहे थे आप? जरा वो भी सुन लेते हैं। जी, शुक्रिया। तो मैं ये कह रहा था कि एक औसत रफ्तार से दौड़ती हुई लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लगता है? अरे अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितना वक्त लगता है? अंदाजा तो लगाइए। पता नहीं मुझे। जी आप? जी मुझे भी नहीं पता। मिस्टर, आप कुछ कहें? जी बिल्कुल। अंदाजन अगर कहें तो मेरे ख्याल से यही कोई 10 या 12 सेकंड मानकर चले। आपका अंदाजा काफी दुरुस्त है। जी शुक्रिया। है कोई और? कमाल है, अब ये नहीं शुरू करते अपने बच्चों का खेल। मेरे विचार से अगर ट्रेन की लंबाई 150 गज है और 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो करीब करीब
बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा था। तो 9 डिब्बों वाली लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का वक्त लगता है। अब मान लीजिए कि वो खास पॉइंट उस बिल्डिंग का वो कमरा है जहां पर कत्ल की वारदात हुई। वो कमरा हम सबने देखा है। वो कमरा रेलवे लाइन के इतने नजदीक है। खैर, क्या आप में से कोई कभी रेलवे लाइन के इतने नजदीक रहा है? जी मैं दरअसल मेरा हाउस पेंटिंग का बिजनेस है, तो उस सिलसिले में मैं 4-5 दिन वहां पे रहा हूँ। जी, शोर शराबा तो काफी होता होगा वहाँ। बहुत ज्यादा, बट ठीक है, कुछ टाइम में आदत हो जाती है। एक बार मैं भी रहा रेलवे लाइन के इतने नजदीक। जब वहां से कोई रेल गुजर रही हो और कमरे की खिड़कियां खुली हुई हो तो शोर इतना जबरदस्त होता है कि खुद की आवाज खुद ही को सुनाई नहीं हो। अच्छा ठीक है, नहीं सुनाई देती, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए, अभी के लिए हमने ये मान लिया है कि 9 डिब्बों वाली एक लोकल ट्रेन किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का वक्त लगता है। चूंकि उस औरत ने अपनी गवाही में कहा था कि उसने उस वारदात को लोकल ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों से होते हुए देखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त वो वारदात हो रही थी उस वक्त भी एक लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करती हुई वहां से गुजरी होगी। मुझे नहीं लगता कि इतने शोर में उस बुढ़े को कुछ भी सुनाई दिया होगा। क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप? उसे बिल्कुल सुनाई दिया होगा। क्या आपको वाकई लगता है कि उसे कुछ सुनाई दिया होगा? बिल्कुल, वो बूढ़े ने कहा था कि उस लड़के ने चीख कर कहा था। हाँ, चीख कर। देखिए मिस्टर, उस बुढ़े ने कुछ सुना भी हो तो भी लेकिन आवाज नहीं पहचानी होगी। ये तो बिल्कुल बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई है। हर एक सेकंड का हिसाब दिया जा रहा है यहाँ पे। सुनिए मिस्टर, कोई इतना निश्चित नहीं होता है। देखिए, जो गवाही किसी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाती हो उसे इतना निश्चित और इतना एक्यूरेट होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। मुझे तो नहीं लगता कि उस बूढ़े ने कुछ भी सुना होगा। हाँ, और मुझे भी लगता है कि वैसे भी इतने शोर शराबे। एक सेकंड, मुझे इनकी बात बिल्कुल सही लगती है। एक सेकंड करो। वो बूढ़ा झूठ क्यों बोलेगा? आखिर उसे झूठ बोल के हासिल क्या होगा? शायद लोगों की नजरों में शोहरत, अहमियत। वाह 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 वाह, आपके मुंह से तो जैसे गीता बहती है। लिख के भिजवा तो नहीं देते गोरखपुर गीता प्रेस में? अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। सुनिए मिस्टर, आप उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। आप जानते नहीं कोई किसी बुजुर्ग से इस तरह से बात कर साथ क्या किया जाता है। अगर अब आपने इस कमरे में किसी के साथ भी गलत तरीके से बात की तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अब खामोश हो जाइए और बैठिए अपनी जगह पे। और आप बोलिए सर, आपको क्यों लगता है कि इस बुड्ढे ने झूठ बोला है? इसलिए कि अदालत में मैं उसे बड़े और से देखता रहा था। वो वहां फटा हुआ कोट पहने हुआ आया था। उसकी आस्तीन यहां से उधड़ी हुई थी। और किया होगा आप लोगों ने, वो बहुत ही बूढ़ा था और धीरे धीरे चलकर किसी तरह अदालत में आकर खड़ा हुआ था। उसका बायां पैर ठीक नहीं था। माफ कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपना वोट बदलना चाहती हूँ। बेकसूर। अरे क्या? और मैं भी, हैं? मुझे भी एक माकूल शक है। सेकंड, एक सेकंड, क्या पागल हो गए क्या आप सब लोग? हाँ, ये आदमी एक खतरनाक कातिल है। आप सब लोग फैक्ट्स पे क्यों नहीं जा रहे हैं? प्लीज आप इन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। अरे अब इसका मतलब तो ये हुआ कि 8 कसूरवार और 4 बेकसूर। हर आदमी का दिल यहाँ तड़प उठा है उस घटिया और निकम्मे लड़के के लिए। मानो सबके सब जैसे मदर टेरेसा हुए जा रहे हैं। सुनिए, आप बताएंगी आपने अपना वोट क्यों बदला? मैं अपनी राय के बारे में कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। मुझे कुछ माकूल शक घूम रहे हैं और मेरे हिसाब से इतना काफी है। माकूल शक? क्या माकूल शक? ये सब लफाजी है। देखिए
ध्यान से देखिए इस चाकू को। जिस लड़के के लिए आपने अपना वोट बदला है ना, उसी लड़के को इसी चाकू से अपने बाप का सीना चाक करते हुए देखा है। अकुल शक। जनाब अली, ये वो चाकू नहीं है, भूल गया। क्या बात है? क्या पागल बनेंगे? और आप पता नहीं कहां से मदाने की तरह चीजें निकाल के ला रहे हैं। आपकी किस बात का यकीन करें हम? दारा सिंह साहब के में कुश्ती का मैच होगा ना, तो ये साहब कहेंगे कि जीतूंगा मैं ही। करो। अच्छा वो सब छोड़िए, आप लोग एक बात बताइए, उस बूढ़े का क्या मान ले क्यों भीतर से उठा ही नहीं, उसने लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा ही नहीं। ये सारी बातें उसने इसलिए कही ताकि उसे थोड़ी सी अहमियत मिल जाए। एक मिनट रुकिए प्लीज। क्यों, अब आप बॉलिंग करेंगे क्या? क्या उस बूढ़े ने ये कहा था कि उसने दरवाजा तोड़कर खोला था? अरे तोड़कर खोला और चल कर या नाच कर, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने दरवाजा खोला था बस। मुझे तो नहीं लगता कि उसने दरवाजा तोड़कर खोला होगा। बिल्कुल नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है उसने कहा था वो दौड़कर सीढ़ियों तक पहुंचा था। ओह, उसने कहा वो उठा, उसने दरवाजा खोला और गैलरी पार करके सीढ़ियों तक पहुंचा। क्या इतना काफी नहीं है? नहीं है। अच्छा, उस बूढ़े का कमरा सीढ़ियों से कितना दूर था? क्यों, आपको नहीं मालूम? हमें तो लगता है कि दुनिया की सारी चीजों के बारे में आपको पता होता है। जी, मुझे मालूम। तो आइए अब जरा इस नक्शे पर भी गौर कर लेते हैं। ये नक्शा उसी बिल्डिंग का है जहां पर कत्ल की वारदात हुई। यहाँ पर कहीं उस बूढ़े का कमरा है। 4 पाई से दरवाजे तक की दूरी है 10 फीट और दरवाजे से सीढ़ियों तक की दूरी है 40 फीट। अब आप ही बताइए कि मात्र 15 सेकंड में 50 फीट तक की दूरी तय कर देना, जबकि उस बूढ़े के बाएं पैर में लकवे का असर। मेरे ख्याल से ये मुमकिन नहीं। पूरा केस ही दोबारा शुरू करवा दीजिए ना, अच्छा रहेगा। एक मिनट, देखिए साहब, अगर आप सारी बातें फिर दोहराना चाहते हैं कि लड़का फिल्म देखने कब गया, उसके बाद की लाश कहाँ मिली, वगैरह वगैरह, तो मेरा ख्याल है कि ये एक महज वक्त की देखिए, मैं फिलहाल ये तय करना चाहता हूँ कि किस तरह से एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके पैर में लकवे का असर है, अपने बिस्तर से उठकर छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलकर 15 सेकंड के वक्त में 50 फीट की दूरी तय कर उस सीढ़ियों तक पहुंचा होगा। बाल की खाल निकालने का कंपटीशन होगा ना, तो पहला इनाम इन साहब को ही मिलेगा। मिस्टर सिनेमा हॉल, आप बाप बोलना बंद नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ बैठने के लिए आपको पैसा मिलता है ना, उसके बदले में आपको ये सारी बातें सुननी पड़ेगी। मिस्टर डिस्टेम्पर, सिट डाउन। अब आप लोग शुरू मत कीजिए, बैठ जाइए। बैठिए चुपचाप। जरा देखते हैं उसे कितना वक्त लगा हो। तो देखिए, यहां कहीं उस बूढ़े की 4 पाई। अब मैं यहां से दरवाजे तक की दूरी को नापूंगा चलकर। 1 तक तो 1 फीट समझिएगा। क्या पागल हो गए क्या आप? हाँ, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? मैं कहता हूँ बंद करो ये सब। करने दीजिए। यहाँ तक की दूरी 10 फीट है। किसी को कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ से सीढ़ियों तक की दूरी नापूंगा जो कि 40 फीट की है। यहाँ से वहां तक और लगभग वहां से यहाँ तक। क्या पागलपन है? क्यों हम सबका वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप? देखिए, आपके हिसाब से इसमें केवल 15 सेकंड का वक्त लगता है। मेरे ख्याल से उतना वक्त दिया जा सकता है। हाँ जी, दिया समय। आप करने दीजिए, प्लीज आप करिए। क्या कोई ये चेयर ला कर देगा प्लीज? जी प्लीज। आप अपनी ही दे दीजिए, थोड़ी देर। कोई अपनी घड़ी में टाइम नोट करेगा प्लीज? जी हाँ, 1 मिनट। थैंक यू। अध्यक्ष जी, जरा ये। हाँ, श्योर। जी, अब जब भी आप शुरू करना चाहें तो पैर से एक धम की आवाज कर लीजिए। ठीक है, मैं उस आवाज को उस लड़के के बाप के फर्श पर गिरने की आवाज महसूस करूंगा। ठीक है, वहीं से मेरा टाइम नोट कर लीजिएगा। जी, मैं तैयार हूं।
जिंदगी में ऐसी लफाजी तो मैंने आज तक नहीं देखी। चलो शुरू करो। क्षमा कीजिएगा, मैं सुई के 12 पर पहुंचने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अरे ये क्या है? वो घोड़ा इतना धीरे नहीं चलता था। वो तो इससे भी धीरे चलता था। लीजिए मैं थोड़ा तेज चल लेता हूँ। ये हेलो, ओ बंद करो ये सब। ए शांति। बस बस ठीक है, जरा बताइए कितना वक्त लगा? पूरे 41 सेकंड। तो देख लीजिए, मेरे ख्याल से जो कुछ भी हुआ होगा कुछ इसी तरह से हुआ होगा। बिल्कुल इसी तरह हुआ होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ है। अब आप सब लोग मेरी बात सुनिए। मैंने मेरी जिंदगी में हजारों तरह की ड्रामेबाजी देखी है, लेकिन जो कुछ भी इस कमरे में हो रहा है उसकी तो मिसालें ही नहीं दी जा सकती। जब से तुम इस कमरे में आए हो हमें परेशान कर रखा है अपनी कहानी समझना के उस निचले तबके के बारे में, उस गरीब के बारे में। और मिस्टर, तुम्हें थोड़ी सी कामयाबी भी हासिल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल तड़प उठा है, रो उठा है, आय हाय कर उठा है। और तो जैसा मैं पाया है तुम सबने। लेकिन इस ख्याल में मत रहना कि मैं एक छोटा सा पित्ती जैसा नहीं हूं कि तुम्हारी बातों का मुझ पे इतना सा भी असर नहीं होने वाला है। क्या हो गया आप सब लोगों को? ये आदमी एक खतरनाक कातिल है जिसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, और ऐसे आदमी को हम अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। क्या कहा? हाथ से जाने दे रहे हैं? मुझे लगता है कि आप ही उस लड़के के जल्लाद हैं। हाँ हो जल्लाद, क्या कर लोगे तुम? तो आप ये चाहेंगे कि उसकी फांसी की रस्सी को आप ही खींचेंगे? बेशक, ऐसे लड़के के लिए मैं फांसी की रस्सी तक खींचने को तैयार हूँ। अब मुझे आप पर तरस आ रहा है। मिस्टर, इससे नहीं उलझना। कैसा होता है वो एहसास जब दिल में किसी की छटपटाती हुई टांगे देखने की ख्वाहिश उभर आती है? मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। आप जब से इस कमरे में दाखिल हुए हैं किसी न किसी इंतकाल की हवस में तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। कहता हूँ बंद करो अपनी बकवास। आप उस लड़के को फांसी के तख्ते पर पहुंचाना चाहते हैं, इंसाफ के लिए या फिर खुद के लिए? आप उस लड़के के खून के प्यासे हैं। छोड़ो मुझे, मार डालूंगा इसे मैं। आप सिर्फ कह रहे हैं, सच में आपका इरादा मुझे मार डालने से नहीं है। बैठिए विजय भाई, अब सब बैठ जाइए वापस। देवशी, मुझे लगता है हमें एक बार फिर से वोटिंग करनी चाहिए। हाँ हाँ, इसे मध्यवर्ती चुनाव ही तो कहते हैं, कर लीजिए। ठीक है, एक बार फिर वोटिंग की मांग रखी गई है। बेहतर होगा हम सब अपनी जगह बैठे बैठे हाथ उठाकर अपने वोट्स खोल दें। मेरा वोट है कसूरवार। बेकसूर। कसूरवार। कसूरवार। बेकसूर। बेकसूर। कसूरवार। बेकसूर। बेकसूर। कसूरवार। बेकसूर। गिल्टी गिल्टी। तो इसका मतलब दोनों पक्ष बराबरी पर है, 6 कसूरवार और 6 बेकसूर। और इसी के साथ इस टेस्ट केस की दूसरी इनिंग शुरू होती है। लीजिए भैया। 6 के मुकाबले 6। सच कहता हूँ, एक कत्ल इस कमरे में भी होने वाला है। वो लड़का जिस तबके से आया है, वो लड़का जिस तबके से आया है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ इस मामले की छानबीन करने के लिए मौजूद हैं, और हकीकत क्या है इसे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्स की ऐसी की तैसी, भाड़ में गए फैक्ट्स, और अपनी ये उर्दू को आप चाहे जैसे भी घुमा लीजिए। कई बात 1 घंटे से ये साहब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। चीख चीख कर आपने सबके कान के पर्दे फाड़ दिए। निहायत ही बदतमीज किस्म के इंसान है आप।
बोलने में शर्म नहीं आती आपको? अब वतन साथ नहीं देता, वरना बताता मैं आपको। सुनिए साहब, मैं तो कहता हूँ अभी इसी वक्त हमें यहाँ से छोड़ कर चले जाना चाहिए। कहीं बारिश ज्यादा हो गई तो सारी रात नहीं बैठना पड़ेगा। इन 6 हरामियों में से एक भी टूटने वाला नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने अदालत में खुद ही आवाज उठाई थी। आप ऐसे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यह सरासर बेईमानी है। सुनिए साहब, इसी वक्त यहाँ से छोड़ कर चल चलते हैं। अदालत को जाकर कह देते हैं कि हमसे यहाँ पे फैसला नहीं हो पाएगा। यहाँ पर गाड़ी अटक चुकी है। वहाँ चले चलते हैं। पीछे भी यहाँ गाड़ी अटक गई है, हम फैसला नहीं। अरे! एक मिनट। क्या अब भी आपके दिमाग में किसी माकूल शक की गुंजाइश नहीं है? जी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता अदालत अभी इस बात को मंजूर करेगी। जी हाँ, ऐसे हम नहीं जा सकते। बैठ जाइए, आप सब कहाँ जा रहे हैं? बैठिए। और अभी हमने ज्यादा वक्त भी कहाँ लिया, सिर्फ 2 घंटे ही तो बातचीत की। तो भाई साहब, अब तक 5 लोग आपके बेकार में आ चुके हैं। इसका ये मतलब है कि बाकी लोग बेवकूफ हैं, जो आपकी बातों में आ जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। हमारी खुद अपनी सोच है, हमें कुछ माकूल शक है। शायद आपको माकूल शक का मतलब भी ना पता हो। What do you mean मुझे पता नहीं है? आप होती कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाली? जुम्मा 8 दिन हुआ यहाँ है, मुझे सिखा रही मुझे क्या था और क्या नहीं। एक मिनट, ये आपसे नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए थे, ये आपके बाप कहाँ से आए थे। बदतमीजी मत करना, तेरी हालत बिगाड़ दूंगा। आपको मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। जुम्मा 8 दिन हुए यहाँ आए और मुझे सिखा रहे। 1 सेकंड उठा के बाहर फेंकूंगा मुंबई से। अरे चुप! मीटिंग का अध्यक्ष नहीं, स्कूल टीचर बना दिया है। बच्चे संभाल रहा हूँ क्या यहाँ मैं? ऐसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो नतीजे तक कैसे पहुंचेंगे? क्या हम 2 मिनट शांति से बात नहीं कर सकते? इनसे नहीं होना। देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यदि इन साहब को कोई एतराज ना हो। सब तो बोल रहे हैं, आप भी बोल लीजिए। देखिए, प्रोसिक्यूशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी था कि फिल्म के 4 घंटे बाद भी उस लड़के को ये तक पता नहीं था कि उस फिल्म में कौन कौन काम कर रहा है, यहाँ तक कि उस फिल्म का नाम तक क्या है। हाँ, ये बात भी मोहतरमा ने कई बार उठाई है। आप तो जनाब तब तक बोलते रहिए जब तक आपकी जुबान जमीन पे लटक नहीं जाए। लड़का कसूरवार है, बात खत्म। अरे किसके पास है खांसी की गोलियां दर्द देना? वो सब खत्म हो गई है। टाइम क्या हो रहा है यार? 6:52। लो मिस्टर, फिल्म तो गई आपकी। अरे ये सारे पैसे खराब कर दिए टिकट के। ये रख ले, तेरे घर ले जाना। इग्नोर करिए, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? इग्नोर करिए। क्षमा कीजिएगा, क्या मैं ये चाकू देख सकती हूँ? ये लीजिए, संभल के, धार बहुत तेज है इसका। जी धन्यवाद। मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। ये बात बहुत देर से मेरे दिमाग में घूम रही थी, और अब जब हम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूंगी कि माफ कीजिएगा, अदालत में बात हो रही थी कि चाकू ऊपर से मारा गया है, यानी ऊपर से नीचे की दिशा में। ओहो, फिर से वही सब चालू मत करो। 365 बार सुन चुके हैं वही बात आप। क्या बात है, मैं जब भी कुछ कहना चाहती हूँ बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं। मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं है क्या? क्या कहेंगी आप? हाँ, क्या कहेंगी? यही ना कि बहुत दिलचस्प था शुद्ध हिंदी में। ठीक है, मैं यही सब कहूंगी, ये मेरा अधिकार है, चाहे शुद्ध हिंदी में ही सही। आपको बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये ऊपर से नीचे की दिशा में हमला करने वाली बात मेरे गले में नहीं उतरती, और वो इसलिए क्योंकि लड़के की ऊंचाई में सिर्फ 5 फीट 3 इंच और उसके बाप की ऊंचाई थी 5 फीट 10 इंच, मतलब दोनों में 7 इंच का अंतर था। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगती है कि कोई आदमी अपने से 7 इंच ऊंचे आदमी पर भला ऊपर से कैसे बात करेगा? ये चाकू दो मुझे, दीजिए। जब तक के आप
आप देख नहीं लेते तब तक कि आपको यकीन नहीं होने वाला। कोई साहब आएगा मेरे सामने? आप मैं जाऊंगा। आप भी आ जाइए, गौर से देखिएगा, मैं दोबारा करके नहीं दिखाऊंगा। कर क्या रहे हैं आप? लीजिए, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो फर्क है। और छोटा हूँ, जी ठीक है? अरे साहब, आप ठीक है? हालत बिगड़ जाती नहीं तो किसी नहीं भाई साहब, बैठ जाइए, बैठ। ठीक हूँ मैं। ठीक है ना? जी। तो देख लीजिए, अपने से ऊंचे आदमी पर इस तरह से वार किया जाता है और इसी तरह से किया गया था। किसी को कुछ नहीं आता, सब मुझे ही समझाना होगा। तो इधर वैसे मुझे नफरत है इन चीजों से, इन्हीं चीजों में भला था मैं भाई। तो किसी झगड़े में आपने चाकू चलते हुए देखा है कभी? सैकड़ों बार, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, आसपास के इलाकों में, वहां ये बातें रोजमर्रा की थी। पर कैसी अजीब बात है, मैं इस बारे में सोच ही नहीं रहा था, शायद सोचना चाहता भी नहीं था। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें आदमी भूलने की कोशिश करता है। बहरहाल ये चाकू इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे इस तरह यहाँ से ऐसे पकड़ा जाता और ऊपर से वार करने के लिए पूरी पकड़ बदलनी पड़ती है मिस्टर। लेकिन वार किस तरीके से किया जाता है? नीचे से इस तरह के चाकू को किसी और तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता। Are you sure? बिल्कुल, इसीलिए इसे इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, चाकूबाजी में तो लड़का उस्ताद है, ये तो सभी नहीं माना। जी हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा, तो आपका भी कहने का मतलब यही है कि लड़के ने वार ऊपर से नीचे की दिशा में नहीं किया होगा? बिल्कुल नहीं। जिस लड़के को इतना अनुभव हो, इतनी प्रैक्टिस हो, वो ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल अपने हाथ, भाई साहब, दरअसल अपने हाथ अपने आप ही उस तरफ चले जाते हैं जिस तरह की उन्हें आदत पड़ जाती है। जैसे किसी कार का गियर या ब्रेक समझ लीजिए। अगर वो लड़का वार करता, नीचे से ही करता भाई साहब। ये बात आप इतने दावे कैसे कर सकते हैं? आपने कत्ल करने में डिप्लोमा ले रखा है क्या? ये देखिए, ये जो वार है, ये वार भी नीचे से ही किया गया है। देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आपके साथ ऐसा ही हुआ है, लेकिन उस लड़के के साथ भी ऐसा हुआ है। ये बात आप इतने दावे का कैसे कर सकते हैं? हाँ? जब वो सत्य हो रहा था तब आप उस कमरे में थे क्या? जी नहीं, और आप भी मौजूद नहीं थे। दीवार बना लीजिए इसे। इन सबसे कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा नहीं है उसकी बातों पर। मत कीजिए। नहीं कर रहे। शांत। इसलिए कि वो लड़का चाकू चलाने में माहिर था, इससे जख्म की नौयत तो तय नहीं हो अरे जाती। प्लीज आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। आपकी देखभाली से कुछ नहीं होने वाला। मेरी खोपड़ी बनना नहीं है और मैं तंग आ चुका हूं, इसलिए मैं अपना फैसला बदल रहा हूं। बेकसूर। क्या 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 सुना नहीं आपने? बेकसूर। बाहर में जाओ। क्या बाहर में जाओ? ये कोई बात नहीं होती है। नहीं होती तो नहीं होती, इससे आपको क्या? आप अपनी चिंता कीजिए ना। ठीक कह रहे हो। किस तरह के आदमी हैं आप? पहले सबके साथ मिलकर कसूरवार का फैसला दे दिया, क्योंकि आपकी जेब में सिनेमा हॉल की टिकटें मुझे खुद बचा रही थी, और अब आप बेकसूर का फैसला दे रहे हैं क्योंकि आप तंग आ चुके हैं। वो भी उत्तर प्रदेश। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आपका कोई हक नहीं बनता। इससे ज्यादा घटिया और गिरी हुई बात हो ही नहीं सकती। आपको मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है मैडम। हक है। अगर आप बेकसूर का फैसला देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, मगर इसलिए नहीं कि
इसलिए कि आपको लगता है लड़का वाकई बेकसूर है। एक मिनट, कसूरवार या बेकसूर? बेकसूर। पर क्यों? और डेविड, मुझे कोई बंदिश नहीं है सफाई देने की। बंदिश है, बताइए क्यों कहा आपने बेकसूर? मुझे नहीं लगता कि लड़का कसूरवार है। बात खत्म। मैं एक बार फिर से वोटिंग करना चाहूंगा। तो ठीक है, एक बार फिर वोटिंग कर लेंगे। समय बचाने के लिए सब अपनी अपनी जगह से अपने वोट्स बोल दें। बेकसूर के पक्ष में अपने वोट देने वाले अपने हाथ उठाएं। आप भी तो इसका मतलब 9 बेकसूर और 3 कसूरवार। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को हो क्या गया है। आप उन किस्सों उन कहानियों पर यकीन कर रहे हैं जिनका कोई तर्क ही नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप लोगों के पास अपना अपना दिमाग है। जरा सोचिए तो आप लोग कर क्या रहे हैं। ये आदमी, आप लोग इसे जानते हैं? मुझे तो ये आदमी बिल्कुल पागल नजर आता है। इसे तो आगरा के पागल खाने में भर्ती होना चाहिए था। और आप सब लोग इसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। उस लड़के के बारे में मैं जो कह रहा हूँ वो पत्थर की लकीर है। वो साले हमसे अलग है, उनका सोचना हमसे अलग है, उनका रहना हमसे अलग है। उन लोगों को किसी का खून करने के लिए किसी मजहब की जरूरत नहीं पड़ती। आवाज बैठ गया। दुनिया में चल, मैं सच कह रहा हूँ। ये सब जानते हैं कि दुनिया भर की गंदगी और दुनिया भर की गई बुराइयां इन लोगों के अंदर घुसी हुई है। ये क्या हरकत है? जरा देखें इस आदमी की बदतमीजी को। इन हरामजादों को ईमान तरह मिल लगा। थोड़ी सी शराब पी, किसी की पीठ में छुरा भोंका और वो बड़ी लाश कटा गए। अब आप ना जाइए, जाइए, आप भी जाइए और अंदर जाकर अपने इन कानों को अच्छे से साफ कर लेना ताकि मेरी आवाज वहां तक पहुंच सके। सुनिए, इस कौम के दिल में किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं, कोई जिए या मरे इनकी बला से। ये साले अपने बाप तक की परवाह नहीं करते, अपनी मां तक की परवाह नहीं करते। साले जानवरों की तरफ पैदा होते हैं और सुअरों की तरफ बढ़ते हैं। साले बास्टर्ड। आपको पता है आप निहायत गंदे, बीमार और खलीज इंसान हैं। क्या कहा? गंदा और बीमार? बैठ जाइए चुपचाप अपनी जगह पर। बुड्ढे, जरा तुम इनसे बात कर, वरना आज ऐसे मत बोलिए। ये हो क्या करे? मुझे इस तरह से बात करने वाला जरा हिम्मत तो देखिए इसकी। ठीक से खड़े तो बनता नहीं है और खामखा टांग अड़ा रहा है बीच में। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा और तुम सबको सुनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारे सब के सब पागल हो गए हैं और इस हरामजादा बुड्ढे को तो जरूर सुनना होगा। बोल। इससे पहले कि कुत्ते हमें नोच कर खाएं, हमें होश में आ जाना चाहिए। ये लड़का उन्हीं सांपों की औलाद है जो इस वक्त हमारे इन हाथों में, और हम लोगों को किसी भी हाल में इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम साला एक तो कम हो, बाकियों की ऐसी की तैसी। और कानून क्या है मैं उसकी परवाह नहीं करता और क्यों करूं? वो साले हरामजादे तुम्हारी जुबान से एक शब्द और निकला तो अच्छा नहीं होगा। And I mean it. I mean it. बैठ जाइए। क्या बैठ जाइए? बैठ जाइए आप भी। बैठ जाओ यार। बहुत मुश्किल होता है ऐसे मामलों में अपने जाति जज्बात को अलग रख पाना। हाँ, और इससे सच जानने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इन लोगों को समझा दीजिए, घुसाइया इनके दिमाग में। दरअसल सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, शायद हम में से किसी को भी नहीं पता और पता चलेगी भी नहीं। फिलहाल
अब हम में से 9 लोग हैं जिनकी यही राय है कि लड़का बेकसूर है। तो मुझे ये बात अब समझ में नहीं आती कि आप तीनों अपनी राय पर इतने मजबूत कैसे हैं। आप में से कोई हमें बताएगा कि लड़का कसूरवार क्यों है? कोशिश करती हूँ। आप लोगों के कुछ पॉइंट्स मुझे काफी अच्छे लगे, खासकर वो चाकू वाला पॉइंट जिसमें आपने ये साबित किया कि लाश पर जख्म का निशान था, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ वार करने से नहीं बना था। फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि कत्ल लड़के ने ही किया। उसकी मेरे पास 2 वजह है। पहली वजह वो औरत जो ठीक सामने वाले मकान में रहती है और जिसने सचमुच उसे कत्ल करते हुए देखा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे लिए यही एक सबूत काफी है। और दूसरा उसी औरत का बयान। उसका कहना है कि उसने लड़के को हाथ उठाकर उसके बाप के सीने में चाकू मारते हुए देखा है। उसने देखा, भले ही गलत ढंग से वार करते हुए देखा, पर उसने देखा। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आइए 1 मिनट उस औरत के लिए भी बात कर लेते हैं। उसका कहना है कि कत्ल वाली रात वो 11 बजे अपने बिस्तर पर जाकर लेटी। 12:10 पर वहां से एक लोकल ट्रेन गुजरती है और उस गुजरती हुई लोकल ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों के थ्रू उसने कत्ल की वारदात होते हुए देखा। उसका ये भी कहना है कि उसने कत्ल करते हुए लड़के को अच्छी तरह से पहचाना था। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये गवाही मजबूत चट्टान की तरह है और इसे हिलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक। पूरा केस इसी गवाही पर टिका हुआ है। बाकी सारे सबूतों को आप खिड़की से बात देख लीजिए। 1 मिनट। मुझे लगता है कि लड़का कसूरवार है। मैं अपना वोट बदल रही हूँ। कसूरवार। माफ कीजिएगा मैडम, आप पॉलिटिक्स से हैं क्या? आया राम गया राम, जिधर की हवा चली उधर के हो बेटे हम। कोई और? मैं भी अपना वोट बदलता हूँ। मुझे भी लड़का कसूरवार लगता है। तो इसका मतलब हुआ 7 बेकसूर और 5 कसूरवार। आप इन 2 वोटों को अपनी निजी फतह क्यों समझ रहे हैं? मुझे मजा आता है मुकाबलेबाजी में। यूसी, हाँ तो कोई और है जो अपना वोट बदलना चाहता है? बिल्कुल नहीं है कोई। ठीक है, तो हो गया फैसला। हमें फौरन अदालत में जाना चाहिए और ये बात उन्हें बता देनी चाहिए कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। क्या? लेकिन पहले तो आप इस बात के खिलाफ थे। जी हाँ, था, लेकिन अब नहीं। क्या बकवास है? आप ही ने कहा था ये एक बेईमानी है। जी हाँ, कहा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस छत के नीचे इतने बदतमीज और खर दिमाग लोग बैठे हुए हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है? 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे 10 साल भी बैठे रहो। हाँ तो कोई और है जो सबूतों के तौर पर अपनी दलील पेश करना चाहता है? आप तो लीडर है ना इस क्रांतिकारी समाज सुधारक समिति के। आपकी क्या राय है? मेरी अपनी वही राय है। मैं बातचीत जारी रखनी चाहिए। 10 साल भी बातचीत करते रहे तब भी कुछ नहीं होने वाला। कब तक हमारी मैडम अपना दल बदलते रहेंगी? हाँ तो भाइयों और बहनों, खत्म किया जाए डंडा। मेरे ख्याल से हम लोगों को एक वक्त तय कर लेना चाहिए। बीजेपी का टाइम हुआ है 7:05। 7:05। मेरा ख्याल है 7:30 बजे तक का वक्त काफी मुनासिब रहेगा। ओके, और फिर हम तय करेंगे कि हमें अदालत जाना चाहिए या नहीं। माफ कीजिए मोहतरमा, आपकी तबीयत खराब है या? जी नहीं, शुक्रिया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि 7:30 बजे तक का वक्त काफी मुनासिब रहेगा। माफ कीजिएगा, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप अपनी नाक के दोनों ओर इस तरह से सहला रही थी, लेकिन आपके नाक इस तरह से सहलाने से मुझे एक बात अचानक से याद आ गई। देखिए, अभी मैं यहाँ पर कुछ जरूरी बातें तय करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है मेरी बात ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप ही कहिए अपनी ज्यादा जरूरी बात। शुक्रिया। मुझे यकीन है कि इस बदतमीजी के लिए
आप मुझे बाद में माफ कर दें, लेकिन अचानक से मेरे जहन में ये सवाल बिजली की तरह कौंध रहा है कि आप अपनी नाक इस तरह से क्यों सहला रहे हैं? क्या फालतू की बातें कह रहे हैं आप? चुप हो जाइए। मैं यहाँ इन मोहतरमा से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। आप चुप रहिए। हाँ तो बताइए, आप अपनी नाक क्यों सहला रही? अगर ये जानकारी आपके लिए इतनी ही महत्वपूर्ण है तो मैं बता देती हूँ कि मेरी यहाँ पर कुछ तकलीफ हुई। माफी चाहूंगा। क्या इस तकलीफ की वजह आपका चश्मा? जी हाँ, मेरा चश्मा। अब इजाजत है शुरू करने की? प्लीज बस 1 मिनट और लूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा। पहले ये बात मेरे जहन में नहीं आई, लेकिन अब मुझे याद आया कि उस खातून की नाक के दोनों ओर इसी तरह के 2 गहरे निशान थे। अदालत में बैठे बैठे उसने अपने निशानों को सहलाया भी था। हाँ, ये ठीक कह रहा है। उस औरत ने ऐसे ही सहलाया था, मैंने देखा था। हाँ, उन मोहतरमा की उम्र 45 साल की, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि 30 से ऊपर की ना दिखे। शायद जिंदगी में पहली बार इतने लोगों के सामने नुमाइश करने का मौका मिल रहा था उसे। गौर किया होगा आप लोगों ने, काफी बन ठन कर आई थी, बालों में हिजाब, मेरा मतलब है बालों को रंग करके आई थी। मुझे पता है क्योंकि मैं भी कभी साफ बड़े खूबसूरत खूबसूरत नए किस्म के लिबास पहनकर आया करती थी, जैसे कि किसी कम उम्र की बच्ची पर ज्यादा अच्छे जमेंगे। तो साहब ये सब तैयारी थी उसकी। चश्मा भी नहीं पहना गया था उससे, जानबूझकर। तो मोहतरमा, उस औरत का चेहरा जरा अपनी आंखों में उतारने की कोशिश कीजिए। आपको कैसे मालूम कि वो चश्मा लगाती थी कि नहीं लगाती थी? महज इसलिए क्योंकि वो अपना नाक सहला रही थी। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट। उसकी नाक में 2 निशान थे, मैंने भी देखा था। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी नाक पर निशान थे, बालों पर हिजाब लगाकर आई थी, लेकिन इससे साबित क्या होता है कि वो बेकसूर है? 1 मिनट 1 मिनट, क्या ये निशान चश्मे के अलावा किसी और चीज के भी हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। अरे आने दीजिए। जनाब, सब खैरियत? ठीक है, उस लड़के के वकील की बात कीजिए। उसने क्यों नहीं उठाया ये चश्मे वाली बात? देखिए, हम 12 लोग भी जब से इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 11 लोगों को भी ये बात नहीं सूझी। ठीक है, मान लेते हैं कि उसके नाक पर निशान थे, बालों पर हिजाब लगाकर आई थी, लेकिन मिस्टर, जिस वक्त कत्ल हो रहा था वो अपने कमरे में अकेली थी। That's it। 1 मिनट मैडम, क्या आप सोते वक्त भी चश्मा पहनती हैं? नहीं, सोते वक्त कौन चश्मा पहनता है? मुझे ये बात बहुत ढंग की नजर आती है कि जब वो औरत अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, तब उसने चश्मा नहीं पहना हुआ। आपको कैसे मालूम? मुझे मालूम नहीं मिस्टर, ये मेरा अंदाज है। मेरा ये भी अंदाज है कि जब उस औरत की नजर यूं ही उस खिड़की पर पड़ी थी, तब वो चाहकर भी चश्मा नहीं पहन सकती थी। 1 सेकंड रुकिए। मेरा एक और अंदाजा है मिस्टर, कि उस औरत को लगा कि उसने उस लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा, लेकिन मेरे ख्याल से उसे वो लड़का नहीं बल्कि उसकी एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी होगी। आपको कैसे मालूम कि उसे क्या दिखा होगा क्या नहीं? हाँ? इन्हें सारी बातें पहले से ही कैसे पता चल जाती हैं? आपको कैसे मालूम कि चश्मा लगाती थी कि नहीं लगाती थी? महज इसलिए क्योंकि अपना नाक सहला रही थी। हो सकता है कि वो कोई
किताब पढ़ने के लिए चश्मा लगाती हो या फिर कोई धूप का चश्मा, कुछ भी। देखिए अब तो कुछ भी लगाती हो, लेकिन फिलहाल हमें उसकी नजरों पर शक है। हमें लगता है कि उस औरत की आंखें खराब हैं। बिना चश्मे के उस औरत ने 60 फीट की दूरी से उसे कैसे देखा होगा? बिल्कुल, इस तरह की गवाही के आधार पर किसी को फांसी के धक्के तक नहीं भेजते। ये सब मुझे मत बताओ, मुझे मेरी राह पर खड़ा रहने का पूरा अधिकार है, ये मेरा हक है। क्या आपको वाकई लगता है कि लड़का कसूरवार है? बिल्कुल। मिस्टर, क्या आपको यही लगता है कि लड़का कसूरवार है? अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैसे भी साले तुम सबके सब हरामी होंगे। अपनी हद में रहना। देखिए, हम केवल आपकी राय जानना चाहते हैं। बेकसूर जन्नू में जाओ। तुम सब एक नंबर के कमीने हो। मैं कहता हूँ कि वो लड़का कसूरवार है। ठीक है, मैं भी अपना मूड बदल रही हूँ। लड़का बेकसूर है। गुड गुड वेरी गुड। और भी तो कितने सारे सबूत थे, जैसे कि वो बूढ़ा, वो चाकू, और भी न जाने क्या क्या। आप ही ने तो कहा था कि मैं अपने सारे सबूतों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूं, तो फेंक दिए। अब अकेले हैं मैडम। मिस्टर, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर, जरा रुकिए। आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि लड़का कसूरवार है या बेकसूर? अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि लड़का बेकसूर। आप भी पकड़े गए। एक आदमी तो था जो मेरे साथ आखिरी तक टिके हुए थे। कल वो लड़का सड़कों पर घूमता हुआ नजर आएगा। नहीं, आप प्लीज मेरे साथ आइए। नहीं नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अमूमन मैं गलती नहीं करती, पर इस बार न जाने। खैर, अब मुझे एक माकूल शक नजर आ रहा है कि लड़का बेकसूर है। मैं भी अपना मूड बदलता हूँ। लड़के ने कत्ल नहीं किया, वो बेकसूर ही है। अब 11 बेकसूर और एक कसूरवार। आप सब लोग क्या चाहते हैं? हाँ, मैं कहता हूँ कि वो लड़का कसूरवार है। आप इसकी वजह बताएंगे? मुझे नहीं पता इसकी वजह। हमें आपकी वजह पर सके बताइए। हाँ तो मिस्टर, अब आप ही बताइए कि आपको क्यों लगता है कि लड़का कसूरवार ही है? अदालत में उठाया गया हर मुद्दा, हर चीज इस आदमी को गुनहगार साबित करती है। आप लोग क्या समझते हैं? हाँ, मैं क्या हूं? एक बेवकूफ या यूं ही कहीं उठ के आ गया हूं? तुम सब एक नंबर के कमीने इंसान हो। चिड़िया जैसा, तितली जैसा दिल पाया है तुम सबने। लेकिन इस ख्याल में मत रहना कि मैं एक छोटा सा तितली जैसा नहीं हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस कमरे में इस सड़ी हुई कुर्सी पर बैठने को तैयार। देखते हैं कोई मेरा क्या उखाड़ लेगा। उस बूढ़े के बारे में बात कीजिए ना, जिसने सब कुछ सुना, या फिर वो लड़का, वो बूढ़े ने लड़के को भागते हुए देखा। कब देखा, क्यों देखा, इससे क्या फर्क पड़ता है? और भी तो कितने सारे सबूत हैं। वो औरत जिसने उसे कत्ल करते हुए देखा, वो चाकू उसकी फटी हुई जेब से कहीं गिर गया। इससे क्या साबित होता है कि बूढ़े ने लड़के को भागते हुए देखा ही नहीं। आप लोग देखेंगे कि यहाँ हर चीज का मतलब बदल दिया गया। जैसे कि वो लड़का क्या कहा था उसने चीखकर? क्या कहा था? मार डालूंगा तुझे मैं। किससे कहा था? कहिए, किससे कहा था? अपने बाप से, जिसने उसे पाला, पोसा, बड़ा
भी न जाने क्या क्या किया होगा उसने अपने अपने ही बेटे के लिए, और बदले में उसे क्या मिला? एक चाकू, 4 इंच गहरा चाकू सीने में उतार दिया, ताकि कोई समझाने वाला ना हो कि ये अच्छा है, ये करो, ये बुरा है, ये मत करो। आखिर एक बाप क्या है? कुछ नहीं। मैं क्या हूं? कुछ नहीं। मेरा मेरा बेटा, जिसने मुझे 2 थप्पड़ मारे ना, कैसे कैसे? और बाहर क्या साला? उसकी 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 माँ मर गई। उसका इंतजार करते करते कमीना देखने भी नहीं आया। बेटा रहता हूँ कमरे में बस 4 दीवारी में दीवारों को प्यार तो देता हूँ, बहुत गहरा जख्म है। उस चाकू से भी गहरा। आखिर कितनी बार मुझे मरना होगा मेरे बेटे के लिए। बेटा देखिए मिस्टर, मुजरिम आपका बेटा नहीं, कोई और पानी पीजिए। उसे भी जीने का हक दीजिए। बेकसूर तो इसी के साथ एक रुका हुआ फैसला एक नतीजे तक पहुंच गया। पार्लर के 12 जूरी मेंबर्स की एक मदरा
सब आगे बैठ गए। हेलो, कुछ समय और लूंगा ताकि पात्रों के परिचय करवा सकूं। यह था नाटक एक रुका हुआ फैसला। आपसे बस 5 मिनट और लूंगा। नंबर 1 जो अध्यक्ष जी बने थे वो थे अक्षय मिश्रा। नंबर 2 जिसे बोलने नहीं दिया जाता था, ज्योति गोस्वामी, जो अंततः आखिरी में मान ही गए। नंबर 3 नीरज मानकर। जिसके चश्मे की वजह से केस बदल गया। 4 नंबर अभिप्रिया राय, और जो सबकी हालत खराब करने में लगे हुए थे। 5 नंबर हर्षवर्धन नागेश। 6 नंबर में थे सुजल सचान। भाई की पिक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। 7 नंबर में गौरव भाटी। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई होती है, उसी उम्मीद को निभाया था 8 नंबर आयुष शर्मा ने। और चाचा 9 नंबर हिमांशु गुप्ता। 10 नंबर जो भी मानने को तैयार नहीं थे, नितिन तिवारी। 11 नंबर में नेहा आर्य। 12 नंबर वैदेही देशमुख, जिसने चाकू लाकर दिया था। समय जैन, और जिस पर इल्जाम लगा था, जो कि स्टार्टिंग में था, अभिनव पांचाल मंच पर। मेरे साथ लाइट में जो थी और जो समय समय पे रिकॉर्डेड म्यूजिक प्ले कर रही थी, ये इंदौर की इन्फ्लुएंसर भी है और थिएटर से जो जुड़ी हुई है कि अगर वो प्ले में है या नहीं है, वो थिएटर में आके रंगमंच में अपना योगदान जरूर देती है। पायल पांचाल। प्रकाश का संचालन मैं अर्जुन नायक कर रहा था। इस नाटक को लिखा है रेजिनाल्ड रोज और इसका हिंदी रूपांतरण किया है रंजीत कपूर जी ने। अंततः इस नाटक का जो निर्देशन किया है, मैंने पिछले प्ले में जैसे बताया था कि अब नटराज थिएटर में एक्ट के साथ साथ डायरेक्शन भी सिखाया जाता है, तो इसको डायरेक्शन दिया है आयुष शर्मा ने। हमारे आगामी नाटक 21 जनवरी को है। नाटक का नाम है बाल भगवान, जो कि 21 जनवरी को इसी मंच पर होगा। आपको शायद पिछले नाटक में जानकारी जो आए थे या जो किसी कारणवश नहीं आ सके थे, क्योंकि 30 नवंबर को शादियां बहुत थी तो बहुत लोग नहीं आ पाए थे, तो मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि मुंबई में हमारी 2nd ब्रांच ओपन हो चुकी है। अप्रैल में वहां पर भी शो होगा इसी टीम के साथ और वहां की टीम के साथ में। अभिनव कला समाज व स्टेट प्रेस क्लब हमारा हमेशा साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, हमको एकदम मार्गदर्शन देते रहते हैं समय समय पर कि कौन सा नाटक कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे हो, काम करो के लिए बस प्रेरित करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप सभी कि आप आते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं